गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि मैं क्लास नंबर 4 में आपको बताया था कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार को बताया था आर्टिकल नंबर 29, 30 में और 31 तक मैं बता चुका था पिछली क्लास में। आज जो है एक अहम टॉपिक लेने वाला हूं जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32 पढ़ाने वाला हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक मतलब क्या होता है? आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक मतलब होता है कानूनी तरीके से। उपचार का मतलब कि उपचार करना होता है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर आपका क्या करता है? उपचार करता है। तो वही चीज़ बोला है कि कानूनी तरीके से आपका उपचार किया जाएगा। तो इसमें देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन्हें संविधान की आत्मा तथा संविधान का हृदय कहे हैं। इसको कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्टिकल नंबर 32 को क्या कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा कहा जाता है आर्टिकल नंबर 32 को। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्टिकल नंबर किस आर्टिकल को किस अनुच्छेद की संविधान के ऋण कहा जाता है, तो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान का ऋण आर्टिकल नंबर 19 को, आर्टिकल नंबर 19 को संविधान का ऋण कहा जाता है। लेकिन यदि पूछ लेगा कि संविधान की आत्मा, संविधान का संरक्षक, संविधान का हृदय किस अनुच्छेद को कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा, संविधान का हृदय तथा संविधान का संरक्षक, ये आर्टिकल नंबर 32 को कहा गया है। तो देख लीजिए, इसमें इसे हृदय कहते हैं। अब इसमें ये होता है यदि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त जो है कोई अधिकारी यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो यदि हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अर्थात सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यदि हमारे मूल अधिकारों का राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी प्राधिकारीकरण हैं, लोग सरकारी जो आदमी हैं, यदि इनके द्वारा हमारे अधिकारों का हनन होता है, हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करता है। आर्टिकल नंबर 32 के तहत इसको नोट कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? 5 प्रकार का रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी करता है। रिट का मतलब क्या होता है? रिट का मतलब होता है कि आदेश। रिट मतलब जो है आदेश होता है, आदेश। ये रिट जो है कहाँ से लिया गया है? रिट जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ये ब्रिटेन से लिया गया है। रिट शब्द कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। तो कह रहा है कि रिट मतलब होता है आदेश। एक आदेश जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। 5 प्रकार के रिट जारी करता है जो मैं आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा। जैसे रिट जो है ब्रिटेन से ले गया। ब्रिटेन में जो रिट होती है वो जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। और नहीं, ब्रिटेन में जो है रिट जो जारी किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन भारत में जो रिट जारी किया जाता है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तथा हाई कोर्ट द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो ये कहता है कि रिट जारी करता है जिसको आदेश कहते हैं कि कौन कौन से होता है। नंबर 1 देख लीजिए। नंबर 1 देख लीजिए, बंदी प्रत्यक्षकरण क्या होता है? बंदी 5 प्रकार के रिट दायर करती है जिसमें पहला आता है बंदी प्रत्यक्षकरण। मैं बताया था आपके मूल अधिकार का यदि हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार से रिट जारी करती है। रिट मतलब आदेश जारी करता है। नंबर 1 होता है बंदी प्रत्यक्षकरण। बंदी प्रत्यक्षकरण का अर्थ होता है, इसको इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। हैबियस कॉर्पस ये लैटिन भाषा है। हैबियस कॉर्पस क्या है? लैटिन भाषा है।
तो इसका अर्थ है तो बंदी प्रत्यक्षकरण, इसका अर्थ होता है कि सशरीर उपस्थित करना, अर्थात जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसको जो है सशरीर जो है उपस्थित करने का आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जाता है। सशरीर उपस्थित करना, यदि उसको जो है थाने में 24 घंटा से अधिक जो है कोई बैठाया है तो इस प्रकार जो है एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश जारी करती है कि उस व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसको हमारे सामने जो है सशरीर उपस्थित करना, वही बंदी प्रत्यक्षकरण का अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। यह सरकार तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, न कि पर्सनल नहीं, मतलब किसी के खिलाफ, ये सरकार तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षकरण को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रीट भी कहते हैं। उसके विरुद्ध नहीं, जो निवारक नज़रबंदी में बंद है वह, अर्थात उसके खिलाफ ये रीट नहीं जारी की। बंदी प्रत्यक्षकरण की जो रीट होती है उसके खिलाफ नहीं जारी की जा सकती जो निवारक नज़रबंद में है। जैसे कि निवारक नज़रबंद में आपको बताया था आर्टिकल नंबर जब जो है 22 बताया था, आर्टिकल नंबर जब 22 बताया था, उसमें बताया था गिरफ्तारी से संरक्षण बताया था। पिछली वीडियो में आप जाकर देखिएगा तो उसमें मैं बताया था गिरफ्तारी से संरक्षण को, गिरफ्तारी से संरक्षण जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है तब का दंड बताया था। गिरफ्तारी से पहले जो है बताया था, दोनों चार्ट बनाकर मैं बताया था। उसमें आर्टिकल नंबर 22 में बताता है कि गिरफ्तारी से संरक्षण, तो उसमें बताता है कि कैसे कैसे गिरफ्तार, सारी प्रक्रिया में बताया था उसमें। तो जो नज़रबंद किए व्यक्ति रहता है, अर्थात जिसको लगता है भारत सरकार की कि इससे जो है मतलब अराजकता फैलने की आशंका है इस व्यक्ति के द्वारा, उसको जो है नज़रबंद अधिकतर क्या होता है, नज़रबंद जो है 3 महीने तक उसको नज़रबंद किया जा सकता है, बिना वारंट को उसको गिरफ्तारी किया जा सकता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर ये बंदी प्रत्यक्षकरण नहीं लगेगा, क्योंकि वो जब देश के हित की बात आती है, लगता है कि इनके रहने से या किसी व्यक्ति की इसको रहने से या विदेशी शत्रु जब आ जाते हैं तो उनके पर ये जो है लागू नहीं होता है। तो इससे लगता है कि लोगों को जैसे नज़रबंद इसलिए कि जैसे कि लोगों को आशंका लगता है भारत सरकार की कि अगर इसको मैं रखूँगा तो हो सकता है कि अराजक जो है भारत में फैल जाए, इसलिए शांति भंग हो जाए, इसलिए इसको जो है 3 महीने इसकी सीमा है अधिकतर रखने की। पिछले वीडियो में बताया था कि 3 अधिकतर इसकी सीमा कितनी है, 3 महीने की होती है, लेकिन इसको जो है बढ़ाया भी जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति पर जो है ये लागू नहीं होगा, बंदी प्रत्यक्षकरण लागू रीट, बंदी प्रत्यक्षकरण की जो रीट होती है उस पर लागू नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देख ली, नज़रबंदी में बताया तो जब आर्टिकल नंबर 370 जब हटा था, जब 370 को हटाया गया था तो वहाँ से जम्मू कश्मीर से, तो वहाँ की जो है सीएम कौन थी, महबूबा मुफ्ती थी। तो महबूबा मुफ्ती जी को पहले ही नज़रबंद कर दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार को लगा था कि इससे जो है अराजक फैल जाएगा, इसलिए जो उनको नज़रबंद किया गया था महबूबा मुफ्ती को जो है। तो यही उदाहरण है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यही कहा गया है कि उसके विरुद्ध जो है निवारक नज़रबंदी में बंद व्यक्ति के खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता है। उसके विरुद्ध नहीं जिन्हें न्यायालय दंडित कर चुका है, अर्थात उसके खिलाफ भी नहीं जिस पर जो है न्यायालय जो है एक बार फैसला सुना चुका है, तो उस पर जो है फैसला सुना चुका है तो उसके खिलाफ भी जो है उसको न्यायालय जो है दंड दे चुका है, तो उसके खिलाफ भी जो है ये जो है बंदी प्रत्यक्षकरण की जो रीट होती है ये जारी नहीं की जा सकती है। तो ये हो गया बंदी प्रत्यक्षकरण। अब दूसरा आता है परमादेश। परमादेश देख लीजिए, दूसरी रीट आती है इसी में परमादेश। दूसरी रीट इसी में आती है परमादेश। परमादेश क्या होता है, दूसरी रीट आती है परमादेश। परमादेश जिसको इंग्लिश मैंडेमियस बोला जाता है। मैंडेमस, इसको परमादेश। देख लीजिए इसमें परमादेश, मैंडेमस, दूसरी रीट आती है परमादेश। जब कोई भी अधिकारी, जब कोई सरकारी व्यक्ति
जब कोई सरकारी, एक मिनट, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। जब कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का अच्छी प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो यह रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। नंबर 2 आता है परमादेश, जिसको इंग्लिश में, ये लैटिन भाषा होती है, मैंडेमस ये इंग्लिश भाषा है। तो नंबर 2 आता है, उसी में दूसरी रीट आती है परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? जब कोई, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है जो अपने कर्तव्यों को अच्छी प्रकार से निर्वहन नहीं करता है और अच्छे प्रकार से निर्वहन नहीं करता है, तो आप जो है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। उसी को परमादेश कहता है। तो कोर्ट कहती है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का सही प्रकार से निर्वहन कीजिए। तो वही कह रहा है, ये प्राइवेट व्यक्ति पर लागू नहीं होती है। जब कोई सरकारी कर्मचारी, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, प्राइमरी के जो टीचर होते हैं, यदि बहुत ही कम देखेंगे कि लोग पढ़ाते हैं सही से, जाएंगे जो है बस एक ख़ास तौर से तो उसमें जो महिलाएं होती हैं जाएंगी, पंचायत करती हैं सब जो है, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, इसमें जो है कोई मान लीजिए अन्यथा ना लीजिएगा आप लोग। तो एग्जाम्पल के तौर से बताया मैं कि अधिकतर देखते होंगे कि लोग बच्चों को पढ़ाते नहीं। प्राइमरी स्कूलों में देखता हूँ कि जाते हैं बच्चे उसी तरह बैठे रहते हैं और टीचर अपने 4-5 लोग इकट्ठा होकर अपने बात करते रहते हैं। तो आपका ये मूल कर्तव्य, आपको जो है ये अधिकार दिया जाता है कि आप उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर, मतलब एक याचिका दायर कर सकते हैं कि इन्होंने प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में ये जाते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं और बस जाकर जो वहाँ पर संगठन करते हैं, वहाँ पर जाकर आपस में बातचीत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है आप एक याचिका दायर कर सकते हैं। तो वही सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कहता है कि यदि कोई अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे, कोई सरकारी प्राइवेट व्यक्ति पर नहीं लागू होता। जैसे यदि मैं अपनी कोचिंग चला रहा हूँ, यदि आप हम पे जाकर याचिका दायर करें तो ये हमारे पर नहीं होगा, क्योंकि ये लागू उसी पे व्यक्ति पर होता है जो सरकारी कर्मचारी होगा, उसी पर ये लागू होता है। क्या कह रहा है कि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का अच्छी प्रकार से निर्वहन नहीं करता है तो ऐसे प्रकार में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक रिट जारी कर जाती है, उसी को परमादेश कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं कि अपने कर्तव्यों का अच्छी प्रकार से निर्वहन कीजिए। परंतु ये रिट जो है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पे, परंतु यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल पे लागू नहीं होगी। परंतु यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। यह रिट राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है।
की जा सकती है। परंतु उसमें भी होता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के प्रति यह रिट नहीं जारी कर सकती है, और प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ, और एक नोट कर लिख लीजिएगा, प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी ये रिट जो है परमादेश जो है नहीं जारी की जा सकती है। तो ये हो गया परमादेश। तीसरा आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा देख लीजिए, तीसरा रिट आती है। तीसरी रीट होती है अधिकार परीक्षा। तीसरी रीट क्या होती है? अधिकार परीक्षा, जिसको इंग्लिश में क्यो वारंटो कहा जाता है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किस अधिकार से। यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो यह रीट जारी की जाती है। यह रीट किसी निजी प्राइवेट पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती है। अर्थात इसका कहने का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी कर रहा है, यदि आपको पता है कि ये व्यक्ति जो है सरकारी तरीके से, जैसे होता है कि लोग दूसरे के अंक पत्र पर जो है कोई दूसरी नौकरी कर रहा है, अगर इस तरीके से अवैध तरीके से कोई जो है नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। जो सरकारी व्यक्ति हैं, सार्वजनिक पद का मतलब कि जो सार्वजनिक मतलब सरकारी व्यक्ति जो नियुक्त किए गए हैं राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा, यदि आपको लगता है कि इनकी जो है योग्यता, शैक्षिक योग्यता इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ये किसी दूसरे अंक पत्र पे जो है ये सर्विस कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो इसके दस्तावेज़ों का जो है मूल्यांकन, जांच जो है करा सकते हैं, और उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट तीसरी प्रकार की रीट जारी करती है, जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है कि किस अधिकार से, अर्थात किस अधिकार से आप जो है इस जो है पद को धारण किए हुए हैं, वही कहता है अधिकार परीक्षा। तो जब से वो नौकरी कर रहे, मान लीजिए उनके पद का जो है आप जांच करा लेते हैं, यदि वो अवैध पाए जाते हैं तो उनका जब से वो वेतन ले रहे हैं तब से जो है भारत सरकार को पूरा जो है जोड़ का पूरा वेतन दिया जाएगा, जो है पूरा भारत सरकार द्वारा जो है, मतलब कि जो व्यक्ति जो है मान लीजिए अगर पाया जाता है कि नहीं अवैध तरीके से नौकरी कर रहा है, तो जब से वो जो है वेतन ले रहा है तब से लेकर आज तक, जब तक रीट पर ही है तब तक जो है, अगर मामला सिद्ध हो जाता है तब तक उनको वेतन भारत सरकार को वापस लौटाना होगा। यही होता है अधिकार परीक्षा। तो चौथा जो है प्रकार की रीट होती है जिसका नाम है उत्प्रेषण। चौथी रीट होती है, देख लीजिए, चौथी रीट उत्प्रेषण। चौथी प्रकार की रीट होती है जिसका नाम है उत्प्रेषण। सेटारायरी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। इसका अर्थ होता है मंगा लेना। यदि उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है। मान लीजिए, इसका कहने का ये मतलब है कि उत्प्रेषण का अर्थ होता है मंगा लेना। यदि जो है आपका मामला जो है मान लीजिए जिला न्यायालय में चल रहा है, आपके जिला न्यायालय में चल रहा है, तो हाई कोर्ट का ये अधिकार होता है कि उस मामले को जो है अपने पास जो है मंगा सकता है, बशर्ते उस मामले पर क्या होगा कि जिला न्यायालय उस पर निर्णय न लिया हो, अर्थात उस पर जो है सुनवाई न कर दिया उस पर। तो यही होता है कि उत्प्रेषण, उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत के मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मंगा सकता है, अर्थात जो आपका जिला न्यायालय में मुकदमा चल रहा है उसको आप चाहें तो आप जो है उस मामले को जो है वहाँ से उठाकर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ला सकते हैं। यदि हाई कोर्ट में चल रहा है तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला सकते हैं। ये अधिकार आपका देता है, ये रीट देता है उत्प्रेषण। चौथी प्रकार के रीट होती है उत्प्रेषण। एक होता है पांचवी प्रकार की रीट होती है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब मना कर देना। तो ये देख लीजिए पांचवी प्रकार की रीट प्रतिषेध। अब पांचवी प्रकार की रीट होती है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन, जिसको मना कर देना। इसका अर्थ होता है मना कर दे। उच्चतम न्यायालय निचली अदालत को किसी मामले में सुनवाई से मना कर सकता है। अर्थात इसका ये मतलब हुआ कि यदि निचली अदालत अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर जो है किसी मामले को सुनवाई करता है, दखलंदाजी करता है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा जो है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उस मामले को जो है मना कर दिया जाता है। अर्थात उसी को कह रहा है कि उस पर रोक लगा दिया जाता है, उसको मना कर दिया जाता है। वही होता है प्रतिषेध। अब आर्टिकल नंबर, ये तो हो गया। अब आर्टिकल नंबर जो है
32 हो गया। आर्टिकल नंबर 33 देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 33 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 33 आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 33 क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 33 बोल रहा है कुछ दशाओं में आर्टिकल नंबर 33 बोल रहा है कि कुछ दशाओं में कुछ व्यक्तियों के ऊपर मूल अधिकार लागू नहीं होंगे, जैसे सेना पुलिस और सुरक्षा बल। आर्टिकल नंबर 33 बोल रहा है कि कुछ व्यक्तियों पर जो है मूल अधिकार, कुछ दशाओं में कुछ व्यक्तियों के ऊपर मूल अधिकार लागू नहीं होंगे, जैसे सेना पुलिस सुरक्षा बल के जवानों को मूल अधिकार जो है नहीं दिया जाएगा कुछ दशाओं में। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अगर यदि मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया तो उस समय जो है क्या होगा कि उनको जिस दशाओं बिना खाए पिए भी युद्ध करना पड़े तो उनको करना पड़ेगा, और मान लीजिए तो उस दशाओं में उनके ऊपर मूल अधिकार लागू नहीं होगा। यदि मान लीजिए उनको रात में जो भी युद्ध करना पड़ा, सुबह शाम रात दिन युद्ध करना पड़ा, तब पर भी जो है उनको युद्ध छोड़कर आ नहीं सकते, उनको युद्ध करना ही पड़ेगा। देश के हित की बात आ जाएगी, क्योंकि वो उस समय ये नहीं कह सकते कि अब मुझे नींद की ज़रूरत है, अब मैं जो है नींद लूँगा, जो है ये तो मेरा अधिकार है। तो दिया गया है ना कि जैसे कि अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है ना आर्टिकल नंबर 21 में, उसमें कहा गया है कि लोगों को अच्छे भोजन करने की, अच्छे प्रकृति की। और आर्टिकल नंबर जब मैं 21 पढ़ाया था उसमें बताया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो उसमें पूरा डिटेल में उस वीडियो में बताया था आपको कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में किस तरह का जैसे कि आता है। तो उसमें आता है आपको कि आपको जो है ये अधिकार दिया जाता है कि स्वच्छ भोजन करने का, नींद लेने का और उचित पर्यावरण में रहने का आपको ये अधिकार दिया जाता है। तो कुछ वही कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 33 कह रहा है कि वो अधिकार जो 21 वाला दिया गया था प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में, तो वही कह रहा है कि कुछ दशाओं में मूल अधिकार को कुछ व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 33 बोल रहा है कि कुछ दशाओं में कुछ व्यक्तियों पर मूल अधिकार लागू नहीं होगा, जैसे सेना पुलिस सुरक्षा बल। तो भाई उस समय उनको हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी पड़ जाए कि उनको अच्छे भोजन की व्यवस्था ना हो पाए, तो ये नहीं कह सकते कि नहीं हमारा जो है अधिकार है इसको तो दीजिए, आप मूल अधिकार का मेरे हनन हो रहा है, तो इस खिलाफ जो है आप जो है नहीं जा सकते हैं। जो है सुप्रीम वही कह रहा है कि भाई यदि कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो ऐसे स्थिति में सेना पुलिस या सुरक्षा बलों को जो है उनके मूल अधिकार का हनन होगा, मूल अधिकार को जो है रोक दिया जाएगा। यदि जब देश हित की बात आ जाएगी तो उस कंडीशन में उनके मूल अधिकारों को जो है कुछ कम कर दिया जाएगा, जैसे कि सोना पूरा जो है पर्याप्त नींद नहीं मिल पाएगी। भाई हो सकता है कि अच्छी सिचुएशन 2-4 दिन यदि स्थिति नाजुक हो जाएगी तो 2-4 दिन जो है भोजन भी उनको ना प्राप्त हो, नहाने की भी व्यवस्था ना मिल पाए, तो ऐसे अधिकार को सेना और पुलिस पर छीन लिया जाता है। वो आर्टिकल नंबर 33 बोल रहा है। आर्टिकल नंबर 34 क्या बोलता है कि आर्टिकल नंबर 34 अनुच्छेद नंबर 34 क्या बोलता है
कुछ दशाओं में जो सैन्य जो है कर्मचारी हैं, सैन्य लोग हैं, सैन्य अधिकारी हैं, यदि ब्लैक पेन, इसमें कुछ सेनाओं को छूट दी गई है। यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो, यदि सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र के लिए, यदि सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र में मूल अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। जैसे सशस्त्र अधिनियम 1920 लागू। आर्टिकल नंबर 34 में बोल रहा है कि इसमें जो है 32-33 में तो उनको जो है सैन्य कर्मचारियों को जो है मूल अधिकार उनसे, इसमें जो है 34 में कुछ उनको जो है छोड़ दिया गया। इसमें क्या छोड़ दिया गया, कह रहा है कि यदि सैन्य अधिनियम, मान लीजिए सैन्य अधिनियम किसी क्षेत्र में लागू हो जाए जिसको मार्शल लॉ कहते हैं। मार्शल लॉ मतलब कि वहाँ पर जो है सेना का ही कानून चलता है, उसे मार्शल लॉ कहते हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम या मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो ऐसे स्थिति में सेनाओं को कुछ छूट दी जाती है। तो वही कह रहा है कि यदि सैन्य अधिनियम लागू हो तो उस क्षेत्र में मूल अधिकारों को स्थगित किया जाता है। जैसे सशस्त्र अधिनियम 1920 लागू हुआ था, तो ये हुआ था। जैसे कि कहने का इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए किसी क्षेत्र में जो है सैन्य अधिनियम लागू हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि यदि जम्मू कश्मीर में मान लीजिए शस्त्र अधिनियम मतलब कि सैन्य अधिनियम लागू हुआ, मार्शल लॉ लागू हुआ, तो उसमें उनको कुछ जो है सैन्य कर्मियों को जो है उसमें काफ़ी अधिकार मिल जाते हैं। जैसे तलाशी लेने का अधिकार, उनके घर में जो है घुसने का अधिकार, उनको जो है बिना इसमें मतलब कि उनको जो है रोका जा सकता है, उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाता, उनके स्वतंत्रता को छीना जाता है, उनके अधिकारों को छीन लिया जाता है। जहाँ पर सैन्य अधिनियम लागू हो उनको तलाशी ले लिया जाएगा, उनको बेवजह रोक लिया जाए, संदेह मात्र पर ही उनको रख लिया जाएगा। जो अगर संदेह है उनकी पर तो उसको जो है रख लिया जाएगा, उस व्यक्ति को जो वहाँ पे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्थात तो ऐसे अधिकार जहाँ सैन्य अधिनियम लागू हो गए, ऐसे अधिकार जो कह रहा है कि वहाँ पे जो है मूल अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। वही कह रहा है कि जहाँ सैन्य अधिनियम लागू होगा वहाँ पे मूल अधिकारों को जो है स्थगित कर दिया जाता है। जैसे शस्त्र अधिनियम 1920 है, इसके तहत जो है वो जैसे जम्मू कश्मीर में अभी होता है कि वहाँ पर उनको छूट दी जाती है कि अपना तलाशी ले लेना, किसी सैन्य कार्रवाई में ले जा रहे हैं लोगों की तलाशी लेना या संदेह मार्ग पर उसको मतलब कि बैठा लेना। ऐसी चीज़ें जब तक उसके खिलाफ मान लीजिए कि यदि आपको संदेह उसके पर लग रहा है कि नहीं ये आतंकवादी से इसका है संदेह, मत उसको पूछताछ के लिए बैठा लेना। ऐसे स्थिति में उसके अधिकारों का मतलब मूल अधिकारों को छीन लिया जाएगा। ये आर्टिकल नंबर 34 बोला। अब आज का आर्टिकल नंबर 35 देख लीजिए। आर्टिकल नंबर 35 बोल रहा है कि संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल नंबर 35। तो आज मैं आपको 32 से लेकर 35 तक बना दिया अनुच्छेद। अब मैं कल का टॉपिक में पढ़ाऊंगा, जो है नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा
मूल कर्तव्य जो 36 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक होते हैं। तो इसमें फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आर्टिकल नंबर 32 में क्या बताया था? आर्टिकल नंबर 32 जो है बताता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में संवैधानिक मतलब कानूनी उपचार का मतलब कि उपचार करना, कानूनी तरीके से उपचार करना। तो यदि जो है राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा जो कोई अधिकारी नियुक्त किए थे जिससे जो है हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है, तो इस प्रकार जो है हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट जारी करती है। नंबर 1 होता है परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है कि यदि सशरीर उपस्थित करना, यदि कोई बंदी बनाया गया व्यक्ति है तो उसको जो है सशरीर जो है उपस्थित किया जाएगा। 24 घंटा से अधिक उसको नहीं रख सकते। लेकिन जो है कुछ अपवाद, जैसे नज़रबंद जो है किसी को किया गया है, मान लीजिए निवारक निरोध में किसी को रखा गया है 3 महीने से अधिक, उसको जो है मतलब तो बिना वारंट के उसको उसके ऊपर बंदी प्रत्यक्षकरण जो है लागू नहीं होगा। जो है यही कहा है कि जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति उसको सशरीर उपस्थित करना, ये सशरीर उपस्थित किया जो है ना, यही बंदी प्रत्यक्षकरण होता है। दूसरी प्रकार की रीट आती है परमादेश। परमादेश मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी प्रकार से नहीं करता है तो उसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है एक रीट जारी की जा सकती है। रीट जारी की जाती है, उसी को कहा जाता है परमादेश। नंबर तीसरा प्रकार का जो है रीट होती है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि को वारंटो, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ये लैटिन भाषा है को वारंटो, जिसको अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई सरकारी जो है कर्मचारी है जो कि अवैध तरीके से नौकरी को कर रहा है, तो उसके दस्तावेजों को लगता है आपको कि ये अवैध तरीके से नौकरी कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में जो है आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर सकते हैं। उसी को जो है उसके दस्तावेज को जांच पड़ताल कराना, उसी को अधिकार परीक्षा कहा जाता है। नंबर 4 आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि मंगा लेना। यदि मान लीजिए आपका मामला जो है निचली अदालत में चल रहा है तो उसको जो है आप जो है क्या आपका अधिकार है कि आप जो उससे उछली, अगर जिला न्यायालय में चल रहा है तो आप उसको हाई कोर्ट मंगाना चाहते हैं तो आप जो है रीट देकर जो है मंगा सकते हैं, और या तो याचिका दायर करके मंगा सकते हैं, या तो आपका मामला जो है मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट चल रहा है तो आप जो है चाहे तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो है मंगा सकते हैं। ये होता है जो है उत्प्रेषण, मंगा लेना। 5वीं प्रकार की रीट आती है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है कि मना कर देना। यदि अगर निचली अदालत अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला सुनाती है तो इस प्रकार जो है उस चीज़ को जो है मतलब उस निर्णय को जो है सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है प्रतिषेध रोक लगाता है कि ऐसे जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम मत कीजिए अधिकार मेरे, तो उसी को कहता है कि उसको जो है रोक लगा दे को वो होता है अधिकार, वो होता है आपका प्रतिषेध, मना कर देना। तो ये 5 प्रकार की रीट जारी करता है जो है सुप्रीम कोर्ट, जो मैं पारी बता दिया। आर्टिकल नंबर 32 हो गया। आर्टिकल नंबर 33 में बोल रहा है कि कुछ दशाओं में मूल अधिकार को कुछ व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जैसे सेना, पुलिस और जो है सुरक्षा बलों। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि यदि मान लीजिए अगर अगर भारत में जो है मान लीजिए कोई राष्ट्रीय हित की बात आ जाती है तो ऐसे में सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों के ऊपर जो है मूल अधिकार जो है लागू नहीं हो गया। मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, 2-3 दिन तक युद्ध हो गया, तो आपको बिना खाए भी रहना पड़ सकता है, आपको बिना नींद के भी रखा जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में आर्टिकल 21 में जो कहा गया है वो आर्टिकल 21 जो है कुछ दशाओं में प्रभावित हो जाता है। यदि जो है आर्टिकल नंबर जो है 33 लागू होता है तो कुछ सेना पुलिस पे यह लागू नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 33 बोला। आर्टिकल नंबर 34 क्या बोलता है कि उसमें जो है सैन्य को कुछ जो है मार्शल लॉ जो है मतलब उनको छोड़ दिया गया। आर्टिकल नंबर 34 में कहा गया कि जिस क्षेत्र में जो है सैन्य कार्यवाही लागू अर्थात सैन्य अधिनियम लागू होगा वहाँ पे जो है मूल अधिकारों को जो है सिंचित मूल अधिकारों को जो है कम कर दिया जाएगा, मूल अधिकारों को खत्म कर दिया जाएगा। अर्थात जैसे कि होगा
आपको जो है तलाशी ले सकती है, जो है सेना का अधिकार होता है, वहाँ पर अधिकार दे दिया जाता है उनको तलाशी लेने का, यदि संदेह उसके पर हो रहा है तो उसको बैठाने का, उससे पूछताछ करने का इत्यादि जो है छूट दिया गया है। सशस्त्र बल अधिनियम 1920 जो आया था उसी के तहत इनको जो है कुछ जो है छूट प्रदान की गई। जैसे जम्मू कश्मीर में दलान घाटी वोटी जो चल रहा है मामला, जो है इसी के अकॉर्डिंग सुरक्षा बल उनको जो है तलाशी लेने का अधिकार इसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है। और अनुच्छेद नंबर 34 में आर्टिकल नंबर 35 बोल रहा है कि संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावी या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। आर्टिकल नंबर 35 बोल रहा है। तो आज मैं जो है आपको सारा टॉपिक खत्म कर लिया, आर्टिकल नंबर 32 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 पर दिया, अर्थात मैं आज जो है मूल अधिकार खत्म कर लिया। देखिए मैं बताया था 14 से लेकर 18 जो है समता का अधिकार बता चुका था, फिर इसके बाद 19 से लेकर जो है 22 तक बताया मैं स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया। 23-24 बता दिया जो है आपको, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। फिर इसके बाद 23-24 आ गया, फिर इसके बाद 25 से लेकर 28 तक आता है कि हमारे जो है धर्म संबंधी अधिकार जो होते हैं 25 से लेकर 28 तक आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है 25 से लेकर 28 तक आता है, वो भी पढ़ा चुका मैं बता चुका आपको। जो है वह आपका जो है आता है 29-30 में जो आता है कि शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो है वो भी मैं बता चुका आपको। आर्टिकल नंबर 32 से लेकर आज 35 तक पढ़ा दिया जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है कैसे। अब जो है नेक्स्ट जो है अगला भाग नंबर 3 आज मैं बहुत अच्छी प्रकार से ख़त्म कर लिया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लोग इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेगा। अब जो है भाग नंबर 4 में हम नेक्स्ट टॉपिक में भाग नंबर 4 में घुसेंगे, जो मूल कर्तव्य होता है, जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है हमारे संविधान में भाग 4 में उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक मूल अधिकार का। तो वो चीज़ें मैं जो है आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करेगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।